पढ़ाई में कमजोर होने का मतलब ये तो नहीं कि आप स्ट्रांग नहीं हैं। हाय, एग्जाम्स आ चुके हैं और एग्जाम का हुआ आपको सताने लगा है। इससे डरने की जरूरत नहीं, बस इसे किक आउट करने की जरूरत है। सारा साल आपने सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दिया और अब आप सोचते हैं कि अब मैं सिलेबस कैसे करूं। तो इसकी स्ट्रेटजी है हमारे पास। आइए आपको कुछ स्ट्रेटजी बताते हैं जिसको करने के बाद आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और आप शामिल हो पाएंगे आपकी क्लास के टॉपर बच्चों की लिस्ट में। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। किसी काम को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस और डिजायर होना चाहिए। अगर आपके पास डिजायर नहीं, आपके माइंड के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, तो आप किसी काम की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो डिजायर के बाद ही कॉन्फिडेंस क्रिएट। तो हाँ, मन बना लीजिए कि मुझे अब अच्छे मार्क्स लेकर ही आने हैं, तभी आप अगले स्टेप। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। अगर आपको सिलेबस का ही नहीं पता तो आप एग्जाम में क्या करके आएंगे? तो सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि सिलेबस में से बहुत सारी चीजें डिडक्ट कर दी जाती हैं, डिलीट कर दी जाती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से याद करना है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, हमें अपने सिलेबस को 30 और 70 के रेशियो में डिवाइड कर देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं कर सकते तो सबसे पहले 70% सिलेबस पे फोकस कीजिए और सबसे पहले वो चैप्टर, वो यूनिट्स अलग से कर लीजिए जो आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि स्टूडेंट एग्जाम के दौरान बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें एग्जामिनेशन के दौरान बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुक्स पढ़ने से एग्जामिनेशन के टाइम पर हमारा केवल समय ही बर्बाद होता है। नोट्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जामिनेशन। अब एग्जाम के दौरान जब आप सोचेंगे कि मैं सिलेबस को कैसे कवर अप कर पाऊं, तो उसके लिए आपको की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि एग्जामिनेशन टाइम के अंदर वो बुक रीड करने की कोशिश करते हैं। ये स्मार्ट बच्चों का काम नहीं। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन के अंदर बुक को अवॉइड करके नोट्स को पढ़ना होगा। ये हमारी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। एक बार सिलेबस होने के बाद सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आने चाहिए। आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सोल्व करके, प्रैक्टिस करके उनका सॉल्यूशन करना है। उसके बाद आप दूसरी स्ट्रैटेजी पे जाएंगे। हमेशा याद रखिए, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है एनसीईआरटी में प्लस माइनस ऐड करने के बाद उसे एलोबरेट करके ही टीच करते हैं। तो हमारा बेसिक एनसीईआरटी ही है। कुछ टॉपर बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। एग्जाम के दौरान ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती है। किसी भी एक रेफरेंस बुक को फॉलो कीजिए और मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले बेसिक एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपको 80% अप टू लेकर जाने में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम अलग अलग कंपनीज के गैस पेपर को परचेज कर लेते हैं, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि कोई भी एक गैस पेपर, एक सैंपल पेपर को बार बार रिवीजन कीजिए। उसी में आपके 90% डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फॉर्मूले की बात की जाए, फॉर्मूला केवल एक ही ट्रिक से याद होता है, बार बार लिखना और प्रैक्टिस करना। अगर आप फॉर्मूले को बार बार लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, लेकिन बस आपको प्रैक्टिस करनी है। सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एटलीस्ट आपको प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर याद करने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक मेन योगदान होता है आपके मार्क्स को अप करने का। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको केवल लास्ट प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर रीड जरूर करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब दिमाग में कंफ्यूजन आती है, हम कितने साल के क्वेश्चन पेपर पढ़े। सबसे पहले आपके माइंड के अंदर एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिए। अगर आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर भी रीड कर लेते हैं तो आप एक अच्छा अचीवमेंट ले सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ग्रुप डिस्कशन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट द ग्रुप डिस्कशन। कभी भी ग्रुप डिस्कशन करने से पहले ये देख लीजिए कि आप ग्रुप डिस्कशन किस बात के लिए करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया के लिए, व्हाट्सएप के लिए, वीडियोस के लिए या फिर मूवी के लिए? नो, अवॉइड दिस। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन केवल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए ही होनी चाहिए। और कोशिश कीजिए ग्रुप डिस्कशन को अवॉइड कीजिए और सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की।
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। जब भी एग्जामिनेशन का टाइम आता है तो सबसे ज्यादा टाइम हम इसी पर खराब करते हैं। तो आपको इसे डिस्ट्रैक्ट करना है और अपना पूरा टारगेट अपनी प्रिपरेशन पर ही लगाना है। अपने माइंड को रिफ्रेश करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 1 घंटा लगातार पढ़ने के बाद, कंटिन्यूस पढ़ने के बाद आप 10 से 15 मिनट अपने माइंड को रेस्ट दीजिए। ये ना हो कि आप अपने 15 मिनट को भी इस सोशल मीडिया पर ही वेस्ट कर दें, क्योंकि इससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आपके 15 मिनट कब 2 घंटों में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हर काम को पूरा करने के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है। जिस तरह आपके एग्जाम के लिए भी लिमिटेड टाइम होता है, उसी तरह हर चीज के लिए एक टाइम पीरियड, एक डेडलाइन जरूर होती है। तो आपको अपना सिलेबस, अपना चैप्टर, अपनी यूनिट को पूरा करने के लिए एक टाइम पीरियड निश्चित करना होगा, निर्धारित करना होगा कि हाँ, मुझे इस चैप्टर को 2 दिन में या 3 दिन में पूरा करना है। अगर आपके पास 2 मंथ से कम टाइम पीरियड बचा हुआ है, कोशिश कीजिए उसे 3 या 4 दिन में पूरा कीजिए। ऐसा ना हो कि आप एक ही चैप्टर पर पूरा मंथ बर्बाद कर दें। तो हाँ, अब तो आप समझ चुके होंगे कि वीक स्टूडेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है। ब्रिलियंट स्टूडेंट पूरे साल रेगुलरली अपनी किताबों को रीड करता है, अपने नोट्स का रिवीजन करता है, पर वीक स्टूडेंट ऐसा नहीं करता। ब्रिलियंट स्टूडेंट का टारगेट फिक्स होता है कि हाँ, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, पर एक वीक स्टूडेंट का केवल इतना ही रोल होता है कि उसे सिर्फ नेक्स्ट लेवल पर जाना होता है, उसका कोई टारगेट फिक्स नहीं होता। तो अब तो आप समझ चुके होंगे कि आपको कैसे रेगुलर स्टडी करनी है और कैसे अपने अचीवमेंट, अपने गोल को हासिल करना है, और अपनी स्ट्रैटेजी के बेस पर सबको बता देंगे कि आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि क्या अब की बार आप अपने एग्जाम में टॉपर बच्चों की लिस्ट में शामिल होकर दिखाएंगे या नहीं।